इस समय की ताजा खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के मुख्यालय में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने ये भाषण ऐसे दिन दिया है जिस दिन से देश का माहौल अब हमेशा के लिए बदल गया है और राजनीति के एक नए युग की शुरुआत आज से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी कोरोना वायरस के इस दौर में लोकप्रियता घटने की बजाय बढ़ रही है, वरना दुनिया भर में हर देश में वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की इसे लेकर आलोचना ही हो रही है। दुनिया भर में नेताओं की आलोचना हो रही है कि उन्होंने कोरोना वायरस को ठीक से डील नहीं किया। कोरोना वायरस के खिलाफ असफल रहने की वजह से अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तक चली गई और बिहार चुनाव के नतीजों ने यह साफ किया है कि कोरोना के मुद्दे पर देश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का कामकाज पसंद आया है और कोरोना वायरस को लेकर देश के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि उन्हें लोकप्रियता ही मिली है। बिहार चुनाव के बाद अब देश में एक अलग तरह का माहौल आज से बन गया है। आपने देखा होगा 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था। यह बहुत बड़ा एक अग्नि परीक्षा थी सब पार्टियों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी और लोगों ने पहले से भी ज्यादा सीटें देकर उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन एक साल के अंदर ही देश के विपक्ष ने एक ऐसा नकारात्मकता का माहौल पैदा करना शुरू कर दिया कि बहुत सारे लोगों के मन में यह आशंका भर दी गई, जिसमें मीडिया का भी एक हिस्सा शामिल है, कि अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता वैसी नहीं रही, अब इस सरकार की लोकप्रियता वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। एक साल के अंदर ही ये नया इंप्रेशन बनाने की कोशिश की जा रही थी और बिहार का जो नया नतीजा आया है, उपचुनावों के जो कल नतीजे आए हैं, उससे एकदम नया माहौल बन गया और देश ने देख लिया है कि अभी लोग क्या चाहते हैं। नया माहौल यह है कि अब विपक्ष के नेता भी अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर आलोचना करने से डर रहे हैं। इन नेताओं को अब यह डर है कि अगर वो मोदी की आलोचना करेंगे तो देश की जनता उनके खिलाफ हो जाएगी और ऐसा माहौल देश के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है जब किसी नेता को उसके विरोधी भी अपने भाषणों में उसका विरोध करने से बच रहे हों। यह एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है, इसलिए आज हम इसका विश्लेषण आपके लिए जरूर करेंगे। अब इस देश में एक ही ऐसा नेता है जो खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करता है और उस नेता का नाम है राहुल गांधी। लेकिन हर बार वो पहले से ज्यादा आलोचना करते हैं और हर बार उनकी पार्टी की सीटें पहले से कम होती चली जाती हैं। लेकिन इस इशारे को जो जनता दे रही है वो कांग्रेस पार्टी के नेता समझने को तैयार ही नहीं है। आज इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यह सुनिए कि आज शाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या बड़ी बड़ी बातें कही हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जीती, मणिपुर में कमल का झंडा फहरा दिया। भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई और भाजपा को दक्षिण में कर्नाटका, तेलंगाना में भी सफलता मिली। भाजपा ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका परचम देश के नागरिकों ने ही पूरे देश में फहराया है। आप याद कीजिए, कभी हम 2 सीट पर थे, 2 और 2 कमरों से पार्टी चला करती थी। आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। हर किसी के दिल में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसका उत्तर कल जो नतीजे आए हैं उसी में मिल जाता है।
दुर्भाग्य से कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये बात देश का युवा भली भांति जानता है। परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से देश की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, अनेक दशकों तक देश में नेतृत्व करने वाली पार्टी, वो भी एक परिवार के चुंगाल में फंस गई है, परिवार की पार्टी बन के रह गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व और बढ़ जाता है। हमें अपनी पार्टी में भीतर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है। हमें अपनी पार्टी को जीवंत लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण बनाना है। और तभी तो देश का प्रधानमंत्री मंच से कह सकता है, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। और इसलिए मेरे साथियों, हम लोकतंत्र को समर्पित है। देश ने हम पर जो भरोसा रखा है, उस भरोसे को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज शाम का भाषण, जिसमें उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि ये वो पार्टी है जो 2 सीटों से एक जमाने में शुरुआत की थी, जहां से उन्होंने, और पार्टी 2 कमरों के दफ्तर से चलती थी, और आज पूरे देश में ये पार्टी फैल गई है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि अब बिहार के बाद उनकी नजर बंगाल पर टिकी हुई है, और आज उन्होंने अपने भाषण में इशारों में ये कह दिया है कि अब उनकी अगली प्राथमिकता बंगाल होगी। और बंगाल में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, जनता उसका बदला अपने आप ले लेगी। ये सीधा संदेश था प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में एक और बड़ी खास बात कही।
उन्होंने अपने भाषण में साइलेंट वोटर्स का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से साइलेंट वोटर्स की चर्चा वो सुन रहे हैं और इन्हीं साइलेंट वोटर्स ने बिहार में एनडीए के काम पर भी मोहर लगाई है। यानी ये जो साइलेंट वोटर्स हैं, इन्होंने ही बिहार में एनडीए को जीत दिलाई है। मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भाजपा ही है जिसके शासन में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। बैंक अकाउंट से लेकर बैंक लोन तक, गर्भावस्था के दौरान मुफ्त जांच से लेकर 6 महीने के अवकाश तक, रसोई को धुएं से मुक्त करना हो या फिर शौचालयों का निर्माण, 1 रुपये में सैनिटरी पैड की सुविधा हो या हर घर बिजली पहुंचाना हो या फिर हर घर जल के लिए अभियान हो, ये बीजेपी ही है जो भारत की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उम्र के हर पड़ाव को देखते हुए विशेष प्रयास कर रही है। इसलिए भाजपा पर ये साइलेंट वोटर्स हर बार अपना स्नेह दिखाती है, अपना आशीर्वाद देती है। मैं इस आशीर्वाद के लिए सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। और प्रधानमंत्री ने अभी जैसा कहा कि वो मीडिया में साइलेंट वोटर्स के बारे में आजकल काफी सुन रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं। और बड़ा दिलचस्प है ये कि कल रात को ही हमने भी आपको बिहार के चुनाव में साइलेंट वोटर्स की भूमिका के बारे में बताया था। वो आज आपको फिर से सुनना चाहिए, क्योंकि जो साइलेंट वोटर्स हैं ये एक ऐसे वोटर्स हैं जिनका प्रतिनिधित्व अब तक मीडिया में होता ही नहीं था। इन चुनावों में एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो शायद कोई और आपको बताएगा नहीं, और वो है साइलेंट वोटर्स की भूमिका। साइलेंट वोटर्स की भूमिका बहुत बड़ी रही है। साइलेंट वोटर शब्द की चर्चा आपने बिहार के चुनाव में शायद सुनी भी होगी, और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी आपने साइलेंट वोटर्स के बारे में सुना होगा। तो साइलेंट वोटर कौन होता है? साइलेंट वोटर वो होता है जो अपने मन में ये तय तो कर लेता है कि उसे किसे वोट देना है, लेकिन ये बात वो किसी को बताता नहीं है। फिर भी ये वोटर्स हार और जीत का अंतर तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो वोटर हैं जो सबको कंफ्यूज करके रखते हैं। ना तो ये अपने मन की बात किसी एग्जिट पोल वाले को बताते हैं, ना किसी पत्रकार को बताते हैं, और ना ही किसी नेता को बताते हैं। आमतौर पर महिलाओं और बुजुर्गों को साइलेंट वोटर्स माना जाता है, जो पहले से तय कर चुके होते हैं कि उन्हें वोट कहां डालना है, लेकिन वो ये बात किसी से शेयर नहीं करते। वो होते हैं साइलेंट वोटर्स। ये साइलेंट वोटर्स पर हमारा कल रात का विश्लेषण है, और आप सबको हम ये बताना चाहते हैं, जो कि डीएनए के बहुत लॉयल व्यूअर्स हैं, जो हर रोज डीएनए देखते हैं, कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि विश्लेषण के मामले में आप लोग हमेशा बाकी लोगों से एक कदम आगे रहें और आपको सारी नई नई बातें पता चलती रहें जो देश में, दुनिया में हो रही हैं। कल रात को हमने ये विश्लेषण आपको दिखाया था, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी साइलेंट वोटर के पैटर्न के बारे में अपने भाषण में जिक्र किया है। और आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा चर्चा में है। उस वीडियो में
एक पति पत्नी को दिखाया गया है जो कि वोट डालने के लिए या बिहार में वो गए हैं और उनसे एक पत्रकार पूछ रहा है दोनों से कि बिहार में कौन जीतेगा और बिहार का राजा कौन है। तो जो पति है वो कहता है कि बिहार में जो शासन चलेगा और बिहार में जो दिलों पर राज करते हैं वो हैं तेजस्वी यादव। और पत्नी कहती है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जीतेंगे। यानी पति की राय अलग है, पत्नी की राय अलग है। उसके बाद पति इससे सहमत नहीं होता और पति कहता है नहीं नहीं, ये मजाक कर रही है, कैमरों को देखकर दबाव में आकर कह रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, बिहार में तेजस्वी यादव ही जीतेंगे। फिर पत्नी कहती है मैं किसी दबाव में नहीं हूं और मैं दिल से कह रही हूं कि मोदी ही जीतेंगे। पूछा गया क्यों जीतेंगे, तो उन्होंने कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और उसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच में नोकझोंक होने लगी। पति अपनी राय पर कायम थे और पत्नी अपनी राय पर कायम थी। और यही सच्चा लोकतंत्र है। और यह भी आपने देखा होगा, दिलचस्प है यह देखना कि एक ही परिवार में पति किसी और को वोट डाल रहा है लेकिन पत्नी किसी और को वोट डाल रही है। और खास तौर पर महिलाएं जो हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए वोट डाल रही हैं। यह सोशल मीडिया पर क्लिप चल रहा है, आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। बिहार चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं। बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए थी। यानी नीतीश कुमार अब लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। 110 सीटों के साथ महागठबंधन दूसरे नंबर पर रहा और बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि इन चुनावों में सबसे शानदार प्रदर्शन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने किया है। यह बात सही है, प्रदर्शन उन्होंने बहुत अच्छा किया है क्योंकि लोगों को इतने प्रदर्शन की भी उम्मीद तेजस्वी यादव से नहीं थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में अपने आप को एक नेता के तौर पर जरूर स्थापित कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका एक नया रूप जनता को देखने के लिए मिला है। लेकिन आरजेडी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले इस बार और खराब रहा है। वर्ष 2015 में आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 101 में से उसे 80 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार आरजेडी ने 101 नहीं 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 144 में से सिर्फ 75 सीटों पर जीत मिली। यानी इस बार आरजेडी का स्ट्राइक रेट पिछली बार के मुकाबले कम है। पिछली बार आरजेडी का स्ट्राइक रेट करीब 80% था और इस बार यह घटकर 80% से सिर्फ 52% रह गया है। इसलिए जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि आरजेडी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, तो वो इस आंकड़े को देख लें। 2015 के मुकाबले आरजेडी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। हालांकि आरजेडी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बन गई है। यानी आरजेडी के पास इस बार लड़ने के लिए पिछली बार की तुलना में 43 सीटें ज्यादा थी, लेकिन आरजेडी ने पिछली बार के मुकाबले 5 सीटें कम जीती। यानी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और कम सीटें जीती। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी ने बीजेपी के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि बीजेपी ने 74 सीटें जीती हैं और आरजेडी ने 75 सीटें जीती हैं। लेकिन बीजेपी इस बार सिर्फ 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 110 में से 74 सीटें उसने जीत ली। इस हिसाब से बीजेपी का स्ट्राइक रेट है 67%, जबकि आरजेडी का स्ट्राइक रेट है 52%। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने इस बार बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और एलजेपी का वोट शेयर करीब 6% रहा। तो बहुत सारे लोग आज ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान का जो चिराग है राजनीति में वो बुझ गया। एलजेपी को 1 सीट मिली है, सिर्फ 1 सीट, और एनडीए के हिस्से का 6% वोट कट जाने की वजह से आरजेडी को 23 सीटों पर फायदा हुआ है। 23 सीटों पर फायदा करा गए चिराग पासवान आरजेडी को। आप सोचिए, अगर चिराग पासवान नहीं होते तो आरजेडी और भी बुरी स्थिति में होती। यानी अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो आरजेडी का फाइनल स्कोर जो है वो 50 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाता और उसका स्ट्राइक रेट रहता सिर्फ 35%। बिहार चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, जिसने इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली। यानी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 27% रहा, जबकि पिछली बार 41 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी और राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट था 66%। तो कांग्रेस को आप कह सकते हैं कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट लूजर पार्टी है बिहार की।
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस बार 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों पर जीत मिली है। यानी नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट सिर्फ 37% रहा, जबकि पिछली बार 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 71 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार 70% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यानी नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस भी पहले के मुकाबले बहुत खराब रही। यानी लड़ी गई सीटों और जीती गई सीटों के हिसाब से बीजेपी परफॉर्मेंस के मामले में नंबर 1 है। बीजेपी इन चुनावों में सीनियर पार्टनर बनकर उभरी है, लेकिन चुनाव से पहले किए गए तय वादे के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब आपको इसी साल 19 फरवरी की एक तस्वीर देखनी चाहिए, जब दिल्ली के हुनर हाट में प्रधानमंत्री मोदी लिट्टी चोखा खाने के लिए पहुंचे थे। आप कह सकते हैं जिस दिन प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी को इस साल लिट्टी चोखा खाया यहां बैठकर, उस दिन वो बिहार के लोगों को दिल्ली में बैठकर एक संदेश देना चाहते थे। वो एक संदेश दे रहे थे और आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी ने बिहार का चुनाव इसी दिन यानी 19 फरवरी 2020 को ही जीत लिया था, जब प्रधानमंत्री ने यहां बैठकर लिट्टी चोखा खाया था। तो प्रधानमंत्री मोदी कई बार जो बात करते हैं, जो कहते हैं या जहां जाते हैं, जो तस्वीरें उनकी आती हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है। बिहार के चुनाव के साथ 11 राज्यों की 59 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव अभी हुआ था और बीजेपी ने 59 में से 40 सीटें जीती हैं और ये 40 सीटें 6 अलग अलग राज्यों में हैं। जिन राज्यों में बीजेपी ने उपचुनावों में जीत हासिल की है वो नक्शा इस समय आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और मणिपुर में बीजेपी की जीत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि पूरे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और उनकी लोकप्रियता पहले से भी और बढ़ी है। कोरोना वायरस के बावजूद उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, चीन की चुनौती के बावजूद उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। दक्षिण भारत में विस्तार करना बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। यदि कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में बीजेपी सफल नहीं रही। ऐसे में तेलंगाना की एक विधानसभा सीट पर बीजेपी को मिली जीत की बहुत चर्चा हो रही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन किया था और 4 लोकसभा सीटें जीती थी। अगर महागठबंधन जीत जाता तो इसका अर्थ यह भी हो सकता था, हमारे कुछ डर थे। कल जब हम आपके लिए विश्लेषण तैयार कर रहे थे और नतीजे लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे, एक समय ऐसा था जब यह लग रहा था कि बिहार में बीजेपी पीछे रह जाएगी, एनडीए पीछे रह जाएगा और महागठबंधन जीत जाएगा और तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता तो उसके लिए भी हम अपने दिमाग में विश्लेषण सोच रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे क्या वजहें हो सकती है। लेकिन उस विश्लेषण के पीछे हमारे मन के कुछ डर थे और ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे मन में जो डर हैं वो सही साबित हो जाएंगे और अगर ये डर सही साबित हो गए तो फिर शायद देश के लिए ठीक ना रहे। तो अगर महागठबंधन जीत जाता बिहार में तो उसका अर्थ यह होता, पहली बात, जनता ने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि आरजेडी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का रहा है। बिहार की जनता को जंगल राज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक संदेश जाता। जो दूसरा संदेश जाता, बिहार रेजिमेंट गलवान में चीन के सैनिकों से लड़ी, लेकिन बीजेपी ने जब गलवान का जिक्र किया, चीन का जिक्र किया तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, तब भी लोगों ने वोट नहीं दिए। ये हमारा दूसरा डर था। एक तरह से बिहार के लोग उल्टी दिशा में चल पड़े हैं ऐसा लग रहा था और ऐसा हुआ नहीं और बिहार के लोगों ने बता दिया कि उनके ये सारे मुद्दे उनके लिए अहम थे और उन्होंने इन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही अपना वोट डाला है। इसलिए 3 डर थे हमारे मन में जो आपके मन में भी जरूर होने चाहिए। पहला, बिहार के लोगों ने भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने बता दिया भ्रष्टाचार और जंगल राज आज भी मुद्दा है। दूसरा, बिहार के लोगों ने परिवारवाद को रिजेक्ट कर दिया, परिवारवाद आज भी लोगों को पसंद नहीं है, वरना अगर तेजस्वी यादव जीत जाते तो फिर जो बड़े बड़े राजनीतिक परिवार हैं जैसे राहुल गांधी का परिवार और तेजस्वी यादव का परिवार, एक तरह से यह संदेश जाता कि देश के लोग अब दोबारा से परिवारवाद की तरफ जा रहे हैं। और तीसरा ये कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसे चीन का मुद्दा हुआ, कोरोना वायरस का मुद्दा हुआ, धारा 370 का मुद्दा हुआ, राम मंदिर का मुद्दा हुआ, ये मुद्दे नहीं चले। लेकिन ये सारे डर जो हैं ये
सही साबित नहीं हुए। इसलिए आप कह सकते हैं कि देश और देश के लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। बिहार और देश के 11 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों के विश्लेषण से यह साफ होता है कि इस बार चीन के साथ सीमा विवाद, धारा 370 और राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय मुद्दे चले हैं। कोरोना के खिलाफ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को पसंद किया है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के नेताओं की लोकप्रियता गिरी है, लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है और वो अपवाद है। बीजेपी ने साबित किया है कि वो एक वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीन है, जिसे चुनाव जीतना आता है। वो चुनाव जीतने की कला जानती है और जो क्लिनिकल अप्रोच के साथ चुनाव लड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि ऐसी बन गई है कि राहुल गांधी को अगर छोड़ दिया जाए तो विपक्ष के नेता अब प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर आलोचना करने से भी डर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मोदी की आलोचना की तो जनता उनसे नाराज हो जाएगी, फिर वोट नहीं देगी। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर जो विपक्षी नेता हैं अब वो अपने भाषणों में मोदी की आलोचना नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि मोदी को हटा दिया जाए, अब वो ये कहते हैं कि मोदी तो हैं, हम भी उनके साथ को एग्जिस्ट करेंगे। आप मोदी को रखिए केंद्र में और हमें रख लीजिए राज्य में। लेकिन वो मोदी को हटाने की बात नहीं करते, ना ही मोदी की आलोचना की बात नहीं करते हैं, ना आलोचना करते हैं। ये एक नया युग है। इससे पहले कोई ऐसा नेता हमारे देश में नहीं हुआ जिसकी आलोचना करने से विपक्ष के नेता भी अब संकोच करने लगे। बिहार के नतीजों से यह साफ होता है कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर कई बार जो नकली मुद्दे उठाए जाते हैं वो बहुत नकली ही होते हैं और ये मुद्दे जमीन से बिल्कुल कटे हुए होते हैं। आपको सोशल मीडिया पर लगेगा कि ये सब कुछ ट्रेंड हो रहा है, लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आरजेडी बिहार विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का दावा कर रही है। सीटों की संख्या के हिसाब से यह दावा ठीक भी है, लेकिन कांग्रेस इन चुनावों में सिंगल लार्जेस्ट लूजर पार्टी साबित हुई है। बिहार में आजादी के बाद से अब तक कुल 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 7 बार कांग्रेस सबसे बड़ी विजेता रही। लेकिन पिछले 4 दशकों से बिहार में कांग्रेस का बुरा हाल है और कांग्रेस के साथ लगभग यही स्थिति अब पूरे देश में है। कांग्रेस की स्थिति किसी कमजोर और बीमार हो चुकी कंपनी की तरह हो गई है, जिसका शायद अब किसी और पार्टी द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाना चाहिए, या फिर गांधी परिवार चाहे तो कांग्रेस पार्टी को किसी को किराए पर भी दे सकती है। ये ब्रांड तो है ही, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई दूसरी पार्टी अगर चाहे तो इसका चुनाव का जो सिंबल है उसे इस्तेमाल कर सकती है, नाम इस्तेमाल कर सकती है और गांधी परिवार को इसकी रॉयल्टी दे सकती है। ये एक आइडिया हमारे दिमाग में आज आ रहा था कि गांधी परिवार को क्या करना चाहिए। अगर वो पार्टी चला नहीं पा रहे हैं तो इस पार्टी को किसी और को दे दिया जाए। ये पार्टी कोई दूसरी पार्टी अधिग्रहण भी कर सकती है। और दूसरा ये है कि किसी दूसरी पार्टी को ये कह दिया जाए कि अब आप हमारा सिंबल और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल कर लीजिए और हमें इसकी रॉयल्टी देते रहिए। क्योंकि राहुल गांधी को इस बार भी ये जवाब जरूर देना पड़ेगा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बिहार में इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया। भारत के बाद अब हम यूरोप में आए बहुत बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव का विश्लेषण करेंगे। जो यूरोप ये बात कभी मानने को तैयार नहीं था कि भारत इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित है, वही यूरोप अब आतंकवाद से निपटने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया है। यहां तक कि यूरोप इस्लाम के उस संस्करण का निर्माण करने के लिए भी तैयार है जो उसे सूट करता है और जो यूरोप की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यानी अब वो इस्लाम में भी बदलाव करना चाहता है। एक इस्लाम का यूरोपियन संस्करण यूरोपीय यूनियन लाना चाहता है। यूरोप इस्लाम के धर्म, वहां के धर्म गुरुओं और इस्लाम का प्रचार करने वाले लोगों को अब अलग से ट्रेनिंग देने के लिए एक नया संस्थान बनाने पर विचार कर रहा है। कट्टर इस्लामिक आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फिलहाल यूरोप ने अपने 3 लक्ष्य तय किए हैं। पहला लक्ष्य, अपने अपने देश के इमामों को ट्रेनिंग देकर उन्हें सर्टिफिकेट देना। अगर ऐसा हो गया तो यूरोप की मस्जिदों में वही इमाम और मौलवी काम कर पाएंगे जिनके पास यूरोप द्वारा दी गई ट्रेनिंग होगी और यूरोप की सरकारों द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट होगा। सिर्फ वही मौलवी काम कर पाएंगे, बाकी के मौलवियों को काम करने की इजाजत नहीं होगी और इन्हें यूरोप का एक अलग इस्लामिक संस्करण पढ़ाया जाएगा और उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा लक्ष्य है इस्लामिक संस्थानों को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को रोक देना। यह भी एक बहुत बड़ा कदम है। जहां जहां से फंडिंग आ रही है, ऐसी संस्थाओं को बहुत बार एनजीओ से भी फंडिंग आती है और भी कई जगहों से आती है, उसे रोक देना।
तीसरा लक्ष्य है कि यूरोप के खुले बॉर्डर्स को बंद करना या फिर इन बॉर्डर से गुजरने वाले लोगों की गहन जांच करना। जो पहले कहते थे कि फ्री बॉर्डर है यूरोप में, कोई भी कहीं से भी जा सकता है, शरणार्थी भी आ सकते हैं, अब ये उसे बंद करना चाहते हैं। इमामों और मौलवियों को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष ने दिया है। यूरोपियन काउंसिल यूरोप की राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को तय करने का काम करती है। यूरोप में इस्लाम की शिक्षा देने वाले संस्थान की स्थापना पर यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष ने क्या कहा है, आप पहले यह सुनिए और फिर हम आपको यह बताएंगे कि यूरोप को कट्टर इस्लाम की चिंता अचानक क्यों सताने लगी है। मौलवियों को ट्रेनिंग देने का यह आइडिया सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दिया था, जिनका कहना है कि इमाम और मौलवियों को विदेशों में ट्रेनिंग लेने से रोका जाना चाहिए और इन्हें फ्रांस में ही ट्रेनिंग और फिर इस ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। मैक्रों इतना कड़ा फैसला इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में जो हमले हुए उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि कैसे इस्लाम की शिक्षा के नाम पर युवाओं को कट्टर बनाया जा रहा है। युवाओं को ये सिखाया जा रहा है कि इस्लाम के नाम पर किसी की भी हत्या कर देना जायज़ है। और आपने देखा होगा ये जो वहाँ पर हादसे हुए हैं, जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में एक 18 साल का लड़का था और दूसरा भी 20-21 साल का ही युवा था। यानी ये छोटे छोटे जो युवा लड़के हैं, इन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है धर्म के नाम पर और फिर इन्हें हत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है धर्म को बचाने के नाम पर, या समझ लीजिए जिहाद के नाम पर। इसके अलावा फ्रांस की ही तर्ज पर यूरोपियन काउंसिल ने इस्लाम से जुड़े धार्मिक संस्थानों को मिलने वाले विदेशी फंड पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में यूरोप आने वाले शरणार्थियों को चेतावनी देने की बात कही गई है, जिसमें शरणार्थियों से यह कहा जाएगा, चेतावनी दी जाएगी कि हम आपकी मदद तो करेंगे लेकिन इसके बदले में आपको भी हमें बहुत कुछ देना होगा। जाहिर है शरणार्थियों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आप हमारे देश में आ तो सकते हैं लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा या लोगों की सुरक्षा के खिलाफ हो। इसके अलावा यूरोप के देश खुले बॉर्डर्स वाली अपनी परंपरा को भी अब फिर से उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले कहा था कि यूरोप को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि बॉर्डर्स के खुले रहने से बड़ी संख्या में शरणार्थी एक देश से दूसरे देश में बड़े आराम से चले जाते हैं और इन खुली हुई सीमाओं का फायदा उठाकर वो आपराधिक गैंग और मानव तस्करी करते हैं, जिनके संबंध आतंकवादी संगठनों से भी होते हैं। यूरोप दुनिया का ऐसा महाद्वीप है जहां इतिहास बनते रहे हैं। यूरोप से ही पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। यूरोप के देश शीत युद्ध के भी केंद्र में रहे हैं और अब यूरोप अपनी जमीन से आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर रहा है और इसका आधार बने हैं हाल ही के दिनों में फ्रांस और ऑस्ट्रिया में हुए आतंकवादी हमले। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और इनमें से ज्यादातर देशों में एक ही मुद्रा चलती है और इन सभी देशों के बीच मुक्त व्यापार भी होता है और पोरस बॉर्डर भी है। लेकिन अब तक यूरोप के देश आतंकवाद के खिलाफ कोई भी संयुक्त नीति नहीं बना पाए हैं। हालांकि अब स्थिति को बदलने की कोशिश हो रही है। यूरोप अब डर चुका है। यूरोप के सामने इस समय कोरोना वायरस की सेकंड वेव की बहुत बड़ी चुनौती है। वहां सेकंड वेव चल रही है कोरोना वायरस की, लॉकडाउन भी दोबारा से हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई यूरोप के लिए पहली प्राथमिकता बन गई है और मौलवियों को ट्रेनिंग देने से लेकर बॉर्डर्स सील किए जाने तक सब चीजों पर विचार हो रहा है। लेकिन क्या इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ यूरोप की यह लड़ाई इस्लामिक आतंकवाद को रोक पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। वर्ष 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 के हमलों के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक लड़ाई की घोषणा की थी। लेकिन 19 साल के बाद भी आतंकवाद को दुनिया से खत्म नहीं किया जा सका और इसलिए सवाल यह है कि क्या यूरोप अब ऐसा कर पाएगा? अमेरिका ने बहुत बड़ी सीख ली जब उनके यहां इतना बड़ा हमला हुआ और बड़ी बात यह है कि उस हमले के बाद अमेरिका ने अपने देश में कोई और बड़ा आतंकवादी हमला होने नहीं दिया। लेकिन यह सिर्फ एक देश की बात है, बाकी पूरी दुनिया में ये हमले होते रहे और यूरोप में तो अब बहुत ही हो रहे हैं। इसका जवाब यह है कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक यूरोप भारत जैसे देशों की तकलीफ को समझेगा नहीं। जब तक यूरोप के देश अपने यहां के आतंकवाद को अलग समस्या और भारत जैसे देश के आतंकवाद को अलग समस्या के तौर पर देखेंगे, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी। जब तक यूरोप के देश कश्मीर को लेकर अपनी राय
अलग रखेंगे तब तक इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जब आतंकवाद की जद में एक देश आता है तो बाकी देशों का भी उसकी जद में आना तय हो जाता है। और यूरोप के नेताओं को यह बात अब समझनी होगी। हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा कि यूरोप आतंकवाद की समस्या पर लगातार दोहरा रवैया अपनाता रहा है, क्योंकि जब तक यूरोप के अपने घर में आतंकवाद की आग नहीं लगी थी तब तक यूरोप पूरी दुनिया को यह सिखाता रहा कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यूरोप समय समय पर दूसरे देशों के लिए इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी करता रहा। इस साल यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के नए नागरिकता कानून और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले पर भी चर्चा करने की कोशिश हुई थी। यूरोप को कश्मीर का मुद्दा समझ में नहीं आ रहा था। कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, वो यूरोप को समझ में नहीं आ रहा था। यूरोप इसे धार्मिक आजादी के साथ जोड़ रहा था और यूरोप के आपने देखा होगा अलग अलग संस्थाएं भारत को लेकर आज भी असहनशीलता को लेकर, धार्मिक असहनशीलता को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स जारी करती रहती हैं कि भारत में असहनशीलता फैली हुई है। भारत आतंकवाद को लेकर जो अपना रास्ता अपना रहा है उसे लेकर भी यूरोप के बड़े बड़े एनजीओज हों, चाहे यूरोप के यूरोपियन पार्लियामेंट के एमपीज हों, उन्हें बड़ी समस्या रही है। वो धार्मिक आजादी के पक्ष धर रहे हैं, चाहे उससे आतंकवाद ही क्यों ना फैल जाए, जबकि ये दोनों भारत के अंदरूनी फैसले थे जो अभी हमने आपको बताया, और यूरोप का इससे कोई लेना देना नहीं था। ना कश्मीर से कोई लेना देना था, ना नए नागरिकता कानून के साथ। लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका नैतिक पाठ पढ़ाने के लिए यूरोप भारत को हमेशा से लेक्चर देता रहा। लेकिन अब यूरोप के देश खुद अपने यहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की परवाह किए बगैर धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए नए नए कानून बना रहे हैं। फ्रांस इस साल के अंत तक एक ऐसा कानून बनाने वाला है जिसके बाद फ्रांस अपने यहां इस्लाम का नया संस्करण विकसित कर पाएगा और मस्जिदों पर ज्यादा नियंत्रण हासिल कर लेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और फ्रांस को अब यह डर नहीं है कि दुनिया उन्हें इस्लामोफोबिक बता सकती है। इससे पहले आपको याद होगा यूरोप के जो नेता थे वो इस्लामोफोबिया शब्द से बड़ा डरते थे। वो अपने आप को दुनिया भर के सामने सेकुलर बताना चाहते थे, धर्मनिरपेक्ष बताना चाहते थे, धार्मिक आजादी के पक्षधर बनकर दुनिया के सामने पोस्टर बॉय बनना चाहते थे, और उन्हें यह बड़ा डर लगता था कि कोई उन्हें इस्लामोफोबिक ना कह दे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है यूरोप ये सब खुद को सुरक्षित रखने के लिए कर रहा है और ये वक्त की मांग भी है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर भारत में ऐसा कोई कानून लाया जाता तो यूरोप के यही देश क्या प्रतिक्रिया देते। जब हम अपने देश में हमने धारा 370 हटाई कश्मीर से तो यूरोप के देशों ने क्या कहा। जब हमने अपने देश में नया नागरिकता कानून हम लाए तो यूरोप के यही देश हमें कैसे लेक्चर दे रहे थे। याद कीजिए, यूरोप के देश भारत को लेक्चर देते थे, कहते थे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया है, यहां पर असहनशीलता फैल रही है। यूरोप उन देशों पर बहुत आसानी से सैंक्शंस तक लगा देता है जहां अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होने का दावा किया जाता है। लेकिन आज उसी यूरोप को यह बात समझ में आ गई, क्योंकि आतंकवाद ने यूरोप को कॉलर से पकड़ लिया है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के प्रसार को रोकने के नाम पर दुनिया के मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां अब तक लाखों वीगर मुसलमानों को मारा जा चुका है और जो बचे हैं उन्हें भी यातनाएं दी जा रही हैं, जेल में बंद करके रखा गया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये चीन में मुसलमानों को कैसे रखा जाता है उसकी तस्वीरें हैं। लेकिन दुनिया भर के इस्लामिक देश इन तस्वीरों पर चुप बैठे हैं। यूरोप के देशों को यह बात बहुत देर से समझ में आई कि इस्लाम का विरोध करना और कट्टर इस्लाम का विरोध करना दोनों अलग अलग बातें हैं। यूरोप को यह भी समझ में आ गया होगा कि सेकुलरिज्म के नाम पर लंबे समय तक अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना गलत था। पिछले शुक्रवार को यूरोपीय देशों के गृह मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई और इसमें एक और प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया कि यूरोप के लोगों को इस्लामिज्म से बचाना होगा। इस्लामिज्म से बचाना होगा, यह शब्द अपने आप में गौर करने लायक है, क्योंकि इसमें एक्सट्रीमिज्म नहीं बल्कि इस्लामिज्म का जिक्र किया गया है। फिलहाल यह बात ड्राफ्ट में है, लेकिन यूरोपियन यूनियन खुले तौर पर इसकी घोषणा भी कर सकता है। ड्राफ्ट में कही गई यह बात यूरोप और इस्लामिक देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यूरोप की सरकारें अब एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस तक भी पहुंचना चाहती हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के बीच जो बातचीत होती है, जो चैट होती है, वो एनक्रिप्टेड होती है।
इसका मतलब यह कि मैसेज भेजने वाले और इन्हें पढ़ने वाले व्यक्ति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति तक इसकी पहुंच नहीं हो सकती। कोई इन्हें पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये सारी बातचीत जो आपकी चैट होती है व्हाट्सएप पर, वो एनक्रिप्टेड होती है। एनक्रिप्टेड बातचीत को कोई भी पढ़ नहीं सकता। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने आतंकवाद से लड़ने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके जरिए टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह कहा जा सकता है कि वो एनक्रिप्टेड डेटा तक सरकारों की पहुंच को सुनिश्चित करें। यानी अब यूरोप की सरकारें आपके व्हाट्सएप तक भी घुस जाएंगी, टेलीग्राम तक भी घुस जाएंगी, आपके फोन के अंदर तक चली जाएंगी। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि सरकार इन लोगों पर नजर रख सके जो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का सहारा लेकर लोगों को कट्टर बनाते हैं या आतंकवादी गतिविधियों को उकसाते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसा ही प्रस्ताव भारत की सरकार ले आती तो यूरोप के यही देश इसका विरोध करते और कहते कि भारत में लोगों की प्राइवेसी यानी निजता खतरे में आ गई है, पर्सनल फ्रीडम खतरे में आ गई है। जिस यूरोप के लिए लोगों की निजता सर्वोपरि हुआ करती थी, आप जानते हैं यूरोप में प्राइवेसी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वही यूरोप अब आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने लोगों की इसी प्राइवेसी की बलि देने के लिए भी तैयार है। कितना बड़ा बदलाव यूरोप में होने वाला है, और ये भारत के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। भारत में जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं, जिन्हें फैसले लेने हैं, उनके लिए भी यूरोप ने जो अपने अंदर इतना जल्दी ये बदलाव किया है, ये एक सीखने वाली बात है। और भारत सरकार को भी और भारत के लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। आज हमारे पास कोरोना वायरस को लेकर आपके लिए दो अच्छी खबरें हैं। इनमें से एक रशिया से आई है और दूसरी अमेरिका से आई है। परसों अमेरिका की एक दवा बनाने वाली कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन के 90% तक असरदार होने का दावा किया था, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने अब कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है जो 90% तक असरदार है। और आज रशिया ने अपनी स्पुतनिक वैक्सीन को कोविड-19 के खिलाफ 92% तक सफल बताया है। इन वैक्सीन पर अभी तक का अपडेट आपको जरूर पता होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार इस समय फाइजर कंपनी के संपर्क में है, जिसने अभी नई वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। इस वैक्सीन की खबर आने के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में 208 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस हो चुका है। यानी दुनिया भर के शेयर बाजारों में उछाल है, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद जगी है कि कोरोना वायरस अब खत्म हो जाएगा। और यह आंकड़ा लगभग भारतीय अर्थव्यवस्था के बराबर है। नई वैक्सीन को लेकर अमेरिका में एक राजनीतिक विवाद भी शुरू हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि यह खबर जानबूझकर रोकी गई ताकि राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें इसका फायदा ना मिल पाए। इसलिए इस खबर को तब रिलीज किया गया जब वहां पर चुनाव हो चुके हैं, वरना ट्रंप को इस नई वैक्सीन का फायदा मिल जाता। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने दावा किया है कि इस वैक्सीन को तैयार करने में उनकी सरकार ने भी मदद की थी। हालांकि फाइजर का दावा है कि अमेरिका की सरकार के साथ उन्होंने सिर्फ वैक्सीन की डील की थी, मदद नहीं ली थी, और इस वैक्सीन की रिसर्च में उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। अब आपको रशिया के वैक्सीन के बारे में बताते हैं। रशिया ने स्पुतनिक वैक्सीन के 92% प्रभावशाली होने का दावा किया है, और इन आंकड़ों पर भरोसा करें तो इस समय यह वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ सबसे ज्यादा कारगर है। 2 डोज वाली इस वैक्सीन को पहले चरण में 16,000 लोगों पर टेस्ट किया गया था। जिन लोगों को यह वैक्सीन दी गई उनमें कोविड-19 का संक्रमण दूसरों से 92% कम पाया गया। इस वैक्सीन के अंतिम चरण का परीक्षण 40,000 वॉलंटियर्स पर किया गया और वो अभी जारी है। और इस वैक्सीन को रशिया में इमरजेंसी यूज यानी सीमित इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है। कुछ लोगों ने इसे इस्तेमाल किया भी है। दावों के मुताबिक स्पुतनिक 5 वैक्सीन का इस्तेमाल करने पर 2 वर्षों तक कोरोना वायरस से सुरक्षा मिल सकती है, बचाव मिल सकता है। 2 साल तक चलेगी ये वैक्सीन। भारत में इस वैक्सीन के ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रशिया और भारत के एक प्राइवेट लैब के बीच डील हो चुकी है। फिलहाल भारत में इस वैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है और इसके मई 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। यानी परीक्षण भी मई 2021 तक पूरा होगा। उधर अमेरिका में एक स्वतंत्र डेटा मॉनिटरिंग एजेंसी ने 3 चरण का ट्रायल पूरा होने के बाद फाइजर की नई वैक्सीन का आकलन किया है। इस एजेंसी के विश्लेषण के आधार पर ही फाइजर ने अपनी वैक्सीन के 90% तक सफल होने का दावा किया है। अमेरिका की कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक मिलकर इस नई कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं।
हालांकि फाइजर ने बताया है कि किसी इमरजेंसी की स्थिति में इस वैक्सीन का लोगों पर इस्तेमाल के लिए वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में आवेदन कर सकती है। तब तक इस वैक्सीन का जो ट्रायल है उसका फाइनल डेटा आ जाएगा। फाइजर कंपनी ने अपनी इस नई कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अमेरिका समेत 6 देशों में 44,000 लोगों पर किया है। तीसरा चरण इसी वर्ष जुलाई में शुरू हुआ था और इसके तहत वॉलंटियर्स को वैक्सीन की 2 डोज दी गई। 44,000 वॉलंटियर्स में से आधे लोगों को वैक्सीन दी गई और आधे लोगों को नहीं दी गई। इस परीक्षण में शामिल 90% लोगों को संक्रमण नहीं हुआ, इसलिए इस वैक्सीन का सक्सेस रेट 90% माना जा रहा है। हालांकि इस टेस्ट में 94 वॉलंटियर्स ऐसे भी थे जिनमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पाया गया और इन 94 में से कितने लोगों को वैक्सीन लगी और कितने लोगों को नहीं लगी, ये डेटा कंपनी ने अभी सार्वजनिक नहीं किया है। अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के मुताबिक अगर कोई वैक्सीन 50% प्रभावी हो तो उसे मंजूरी मिल सकती है। यानी फाइजर जो कह रही है कि हम 90% प्रभावी वैक्सीन बना चुके हैं और रशिया कह रहा है कि स्पुतनिक 5 92% इफेक्टिव है, उसके हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर कोई वैक्सीन 50% भी प्रभावी है तो उसे मंजूरी मिल जाएगी। इस हिसाब से देखें तो अमेरिका और रशिया की वैक्सीन का 90% कारगर होने का दावा पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन ये नतीजे बहुत शुरुआती नतीजे हैं और ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के दावे ही हैं। सही जानकारी तब मिलेगी आपको जब स्वतंत्र लोग किसी भी वैक्सीन की क्वालिटी पर अपना निष्कर्ष निकालेंगे और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में फाइजर का साथ जर्मनी की एक कंपनी बायोएनटेक ने दिया है और इस रिसर्च में प्रोफेसर यूगर साहिन और उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए इन दोनों ने अपनी टीम के साथ दिन रात एक कर दिया और लगातार रिसर्च की। इनके मुताबिक अगर इस वैक्सीन के निर्माण की अनुमति मिल गई तो वर्ष 2021 के आखिर तक इसके 130 करोड़ डोज तैयार किए जा सकते हैं। अगले साल के आखिर तक 130 करोड़ डोज। अगर यह वैक्सीन तैयार हो भी गई तो इसके भारत पहुंचने के रास्ते में 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, अमेरिका की सरकार ने फाइजर वैक्सीन की 10 करोड़ डोज पहले से ही बुक कर ली है। फाइजर का दावा है कि अमेरिका की जनता को यह वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। इसके अलावा कनाडा और जापान ने भी एडवांस बुकिंग कर ली है, ऑर्डर दे दिए हैं पहले ही। भारत सरकार ने भी अभी तक किसी भी वैक्सीन के लिए किसी भी देश से ऐसा कोई कारगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। ऐसे में भारत का नंबर बहुत देर से आएगा और भारत का नंबर लाइन में बहुत पीछे रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने की जरूरत होती है। -70 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर वैक्सीन को संभाल कर रखना भारत ही नहीं, दुनिया में किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। फाइजर ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वैक्सीन कितने दिनों या महीनों तक या कितने वर्षों तक आपके शरीर में काम करेगी, कारगर रहेगी। यानी एक बार वैक्सीन लगाने के बाद आप कितने दिनों तक सुरक्षित रहेंगे, इसके बारे में इस कंपनी ने कुछ नहीं बताया है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में कम तापमान पर वैक्सीन को रखना बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो दवा को मंजूरी मिल जाने के बाद ही इस पर कोई फैसला लेंगे। Large scale immunization, vaccination, whenever it happens, would not only require a substantial increase in the number of cold chain points, but also a substantial increase in the number of cold chain equipment, including walk-in coolers, deep freezers, and reefer vans. अगर रशिया, अमेरिका और भारत की वैक्सीन के सभी ट्रायल बिना किसी दिक्कत के पूरे हो जाते हैं तो अगले साल अप्रैल तक भारतीयों तक वैक्सीन पहुंच भी सकती है। ये वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टर्स और नर्सेज सहित तमाम अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ को दी जाएगी। सबसे पहला अधिकार बनता भी उन्हीं का है। इसके बाद उन बुजुर्गों का नंबर आएगा जिन्हें पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। इसके बाद हर एक भारतीय तक वैक्सीन पहुंचने में 2 साल तक का समय लग सकता है। यानी साल 2022 के खत्म होते होते हर एक जरूरतमंद भारतीय तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। तो आप कम से कम 2 साल तक का अपना रोड मैप बनाकर रखिए कि 2 साल तक तो आपको ये दवाई नहीं मिलने वाली है
और 2 साल तक आपका एक ही बचाव है और वो है आपका मास्क। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.